आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 4 अक्टूबर 2024 और मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों से चुनी गई सबसे बड़ी खबरों में आज आप देखेंगे ईरान पर दुनिया की नजरें, तेहरान में जुमे की नमाज पढ़ाएंगे सुप्रीम कमांडर आयतुल्लाह अली खामेनेई, कर सकते हैं बड़ा ऐलान, 2020 के बाद करेंगे पहली तकरीर। तेहरान में रात से ही जुट रही लाखों ईरानियों की भीड़, खामेनेई के ऐलान पर लब्बैक कहने को तैयार, इजराइल के हमले के आसार। हिजबुल्लाह के संभावित चीफ की भी मौत की खबर, इजरायली एयर स्ट्राइक्स में 37 की मौत, इजराइल ने 37 लेबनानी गांव खाली करने का दिया ऑर्डर, लेबनान में गजा जैसे मंजर। हमास ने राफा में घेरकर आईडीएफ के टैंक्स और फौजियों को बनाया निशाना, वेस्ट बैंक में इजराइल की बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक, 18 लोगों की मौत। यमन पर अमेरिका और ब्रिटेन ने फिर किए हमले, अंसरुल्लाह मूवमेंट का बयान, फलस्तीन के लिए जारी रहेगी हमारी जंग। और रूसी फौज ने एक बड़े शहर पर किया कब्जा, रूस का दावा, जान बचाकर भागी यूक्रेनी फौज। तो ये थी हेडलाइंस, लेकिन खबरें इससे ज्यादा हैं। लेकिन आज का हेडलाइंस शो जरा खास है। आज है फ्राइडे, जुमा, और आज हेडलाइन से नहीं बल्कि तस्वीरों से शुरुआत कर रहे हैं जो आपको बताएंगी। पहली तस्वीर आप ईरान की देख रहे हैं। ईरान में और दुनिया में आज जुमा है, लेकिन ईरान में आज का जुमा बड़ा ख़ास है। जुमे की नमाज आयतुल्लाह अली खामेनेई साहब पढ़ाएंगे, और ये एक बहुत बड़ा, एक तरीके से नमाज जो है एक बहुत बड़ा मौका है तेहरान में आज की, क्योंकि आयतुल्लाह खामेनेई साहब क़यादत करेंगे, मतलब इमामत करेंगे, खुतबा देंगे, तकरीर भी करेंगे, और इस तकरीर पर दुनिया की नज़रें हैं। और ये जो इंतज़ाम चल रहा है ना, ये और आप देख रहे हैं फ़लस्तीन का झंडा लगा हुआ है तेहरान में। फ़लस्तीन का झंडा क्या करने वाले हैं तेहरान से आयतुल्लाह खामेनेई? कौन सा ऐलान करने वाले हैं फ़लस्तीन के लिए? क्या किसी जंग का ऐलान होने वाला है? ये बहुत ख़ास है, क्योंकि पिछले 4 से 5 साल में शायद गालिबन 2020 में खामेनेई साहब ने आखिरी तकरीर की थी। वो इधर उधर कहीं किसी और मजमे में तकरीर की हो या नमाज पढ़ाई हो, वो अलग बात है, लेकिन ये लाखों लोगों का मजमा होगा। ये उस स्केल पर देखना चाहिए। खामेनेई साहब 4-5 साल बाद जलवा अफरोज हो रहे हैं आम पब्लिक के बीच, जबकि उनकी जान को खतरा है। बार बार सोशल मीडिया पर यह बहस चल रही है कि वो अगला निशाना है इजराइल का, और अब तो बैलिस्टिक मिसाइल भी दाग दी हैं। 4 अक्टूबर के दिन जुमे को क्या होने वाला है, क्या ऐलान करने वाले हैं खामेनेई साहब, ज़रूर हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे जब हमारे पास डिटेल्स होंगी। सिर्फ ब्रेकिंग पे हम बात नहीं करते, डिटेल्स पर बात करते हैं। तो खामेनेई साहब जो हैं फ़िलहाल आज जुमे की नमाज़ पढ़ाएंगे तेहरान में, और कोई बड़ा अनाउंसमेंट कर सकते हैं, लेकिन लाखों लोगों के जुटने का सिलसिला हमारे आपकी तरह सुबह सोकर उठने के बाद ऐसे शुरू नहीं हुआ, ये रात से शुरू हो गया था। सप्रेस न्यूज़ ने वो वीडियो दिखाया, तस्नीम न्यूज़ को मैं इसका क्रेडिट वर्बली देता हूँ, ज़ुबानी देता हूँ, और ये घंटों घंटों पहले लोग इस नमाज के लिए, जुमे की नमाज के लिए पहुँचने लगे अपने अपने शहरों से। सिर्फ तेहरान के रहने वाले लोग नहीं, इस्फहान और तबरीज़, बाकी सभी जगह से लोग पहुँच रहे हैं इस नमाज के लिए, क्योंकि वो आयतुल्लाह खामेनेई के बयान को सुनना चाहते हैं। लब्बैक या आयतुल्लाह, लब्बैक या खामेनेई, होगा क्या पता नहीं सर। दूसरी तस्वीर आप देख लीजिए, और ये तस्वीर उन इजरायली फ़ौजियों के कब्र की या जनाजे की है जो लेबनान के हिजबुल्लाह से पहले ही इस ग्राउंड अटैक की पहली फ़ाइट में ही मारे गए। और इनमें बड़ा दुख है, होना भी चाहिए, उनकी फैमिली है। ये पहले फ्यूनरल्स हैं लेबनान की ज़मीन से आए फ़ौजियों के जिस्मों के, लिहाजा ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। लोग बैठे हुए हैं, गमज़दा हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ। तो ये सारे अब मंज़र आम होने वाले हैं, क्योंकि लेबनान की जंग बहुत मुश्किल होने वाली है इजराइल के लिए। अच्छा, मैं गज़ा में जो हो रहा है वो आपको बताता रहा, दिखाता रहा। ये लेबनान के मंज़र हैं। क्या आपको मुख्तलिफ लग रहे हैं, अलहदा लग रहे हैं? हमने पिछला आपको सिर्फ स्क्रीनशॉट दिखाया था, वो किसी न्यूज़ का था वीडियो, जो जनाजे थे इजराइलियों के जो उन्हें दफनाया गया था। लेकिन ये वीडियो को थोड़ा थोड़ा आप देखिए, घूमते हुए देखिए, क्या आपको लग रहा है? आपको नहीं लग रहा ये गज़ा है? जी, ये लेबनान है, और ये वहाँ की दारुल हुकूमत बेरूत का सदर्न पार्ट है, उसको भी गज़ा जैसा बना दिया गया है इजरायली एयर स्ट्राइक्स में। और ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल के हमले थे 1 तारीख की रात, उसके कुछ वीडियोज़ अब भी आ रहे हैं।
ایک ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ آسمان میں آپ کو میزائلز آتی ہوئی دکھ رہی ہیں اور ایک لڑکی، اسرائیلی لڑکی بیچاری، وہ اپنی جان بچا کر بیٹھی ہوئی ہے، ہاتھ پر کان پر کان پر اور آنکھوں پر ہاتھ رکھ رہی ہے. اسے ڈر ہے، اسے خوف ہے کہیں یہ میزائل اس کی جان نہ لے لے. اب جان اور اس سے ملتا جلتا ایک اور نام سب کو پیارا ہوتا ہے. کیا مسئلہ ہے یہ آدمی اسے بچانے کے لیے؟ تو یہ لوگ بیچارے ایسے ڈر کے بیٹھے تھے اور آسمان سے آتی ہوئی میزائل کی بوچھار آپ کو دکھ رہی ہوگی، روشنیاں. تو یہ وہ کامن نظارے تھے 1 اکتوبر کو جو پورے تیل اویو میں اور پورے اسرائیل میں دیکھے گئے. خیر، ڈر تو سب کو لگتا ہے، گلا تو سب کا سوکھتا ہے، کون ایسا ہے؟ اور یہ القسام بریگیڈ کا وہ مشن ہے جس کی کلپ آپ کو کٹ کٹ دکھ رہی ہے. یہ القسام بریگیڈ لگاتار آپریشن انجام دے رہی ہے. اور کل میں نے ان کے آپریشن کا ایک 6 منٹ کا ویڈیو دیکھا سر. مطلب بالکل زیرو ڈسٹینس سے آ کر RPG مارا ہے ٹینک پر. ٹینک کے اوپر جو مشین گن لگی ہوتی ہے اس سے گولیاں چلائی جا رہی ہیں حماس کے القسام بریگیڈ کے لڑاکے پر، پھر بھی وہ بچتا ہوا اور زیرو ڈسٹینس سے شیل مارتا ہے اور وہ بلاسٹ ہو جاتا ہے ٹینک. اور ایک جگہ 3-4 ٹینک کھڑے ہوئے ہیں، سب کو پوائنٹ آؤٹ کیا، سب کو یہ انورٹڈ جو ہے ٹرائنگل بنا دیا ریڈ والا، اور پھر ایک کے بعد ایک کے بعد. تو مجھے یہ پتا چلا کہ رفح کتنا برباد ہو گیا ہو، غزہ کتنا برباد ہو گیا ہو. مجھے ایک بار پھر سے یہ سمجھ آیا کہ رفح میں نقصان بہت ہو رہا ہے اسرائیل کا، اور بہتر ہوگا کہ وہ اب سیز فائر کرے، یہ جنگ بند ہو، یہ خون خرابہ بند ہو، دونوں طرف کے لوگ امن و امان سے رہیں اور ہمیشہ کے لیے رہیں. کچھ ایسا ہونا چاہیے. اسرائیل نے حزب اللہ کے بن سکنے والے نئے چیف کو بھی مارنے کا دعویٰ کیا ہے وہاں کے میڈیا ہاؤسز نے. تو ہمارے میڈیا ہاؤسز نے بھی کیش کر لیا. ابھی حزب اللہ نے یا IDF نے اسے قبول نہیں کیا ہے. اسرائیل نے حزب اللہ کے نئے چیف صفی الدین کا بھی کام تمام کر دیا، دھماکوں سے دہلا بیروت. دیکھیے، ہم نے آپ کو ہندی میڈیا کی ہیڈ لائن دکھا دی، ہیڈ لائن دکھائی کام تمام. اب نیچے ان کی بائی لائن انہی کی مخالفت میں جاتی ہوئی دکھتی ہے. بیروت میں اسرائیلی حملے کے دوران ہاشم صفی الدین کو نشانہ بنایا گیا. حالانکہ اسے لے کر اسرائیلی رکشا بلوں یعنی کہ IDF یا لبنان میں حزب اللہ کی طرف سے کوئی آدھیکارک بیان نہیں آیا ہے. ایک طرف تو کام تمام کر دیا ہے، اب نہ حزب اللہ کی طرف سے آیا اور نہ حزب اللہ کی طرف سے چلو حسن نصر اللہ کے بھی مارے جانے کے 20 گھنٹے بعد آیا تھا، لیکن IDF کی طرف سے بھی کوئی آدھیکارک بیان نہیں. ہاشم صفی الدین کو حسن نصر اللہ کے مارے جانے کے بعد ان کا سمبھاوت اترادھیکاری مانا جا رہا تھا، ان کا جانشین مانا جا رہا تھا کہ اب حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل کی کرسی ہاشم صفی الدین کے پاس جائے گی. ان کے ویڈیوز بھی آئے تھے، آپ سب نے دیکھے تھے. اب ان کے بھی مارے جانے کی خبر ہے. لیکن اسرائیل کی جو ڈیفنس فورس ہے اس نے یا پھر ان کے میڈیا نے جو خبر دی، جو میں نے ان کے میڈیا آؤٹ لیٹس میں دیکھی، وہ یہ ہے کہ حسن نصر اللہ کے اوپر جتنا ایکسپلوزیو استعمال کیا گیا تھا اس سے بھی زیادہ ان کے اوپر برسایا گیا ہے، اور بنکر بسٹر بم بھی برسائے گئے جہاں تک میں نے پڑھا ہے. تو ابھی اور فردر ڈیٹیلز آئیں گی، اس بارے میں بھی ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے خامنہ ای صاحب کی خبر کی طرح. ایران کے فورن منسٹر لاکھ دھمکیوں کے باوجود بیروت میں اتر گئے، اور یہ جسٹ ابھی کی خبر ہے. اور بیروت میں کیوں اترے ہیں؟ کیونکہ آج یہ بڑی چرچا ہے کہ حسن نصر اللہ کی تدفین ہوگی آج. جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حسن نصر اللہ دفنائے جا چکے، نہیں سر، ابھی نہیں دفنائے گئے ہیں. ان کا جنازہ اٹھنا باقی ہے، ان کی تدفین باقی ہے. ایران کے فورن منسٹر عباس اراغچی آج جب انڈیا میں قریباً 1 بج رہا تھا تب یہ بیروت میں لینڈ ہوئے تھے، اور اتنی دھمکیاں تھیں اسرائیل کی طرف سے کہ ایک بھی ایرانین پلین لینڈ نہیں ہوگا بیروت میں. اس کے باوجود یہ گئے. خامنہ ای صاحب ادھر جمعہ پڑھا رہے ہیں، اراغچی ادھر لبنان میں اتر رہے ہیں. کچھ تو مسئلہ ہے. کیا آج ہی دفینہ ہوگا؟ کیا آج ہی تدفین ہوگی حسن نصر اللہ کی؟ اور اس میں ایران سے جو سب سے پرومیننٹ چہرے کے طور پر جسے آنا تھا وہ آ چکا ہے اراغچی. ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ اس میں ہوتا ہے. حالات بہت ٹینس ہیں. اراغچی جس جہاز سے آئے ہیں اس میں اکیلے ہی آئے ہیں نا، ڈپلومیٹس آئے ہیں، کچھ اور بھی آیا ہے، یہ بھی سمجھنا ہوگا. خیر، اسرائیل لانچز نیو ایئر اسٹرائکس ان لیبنان، 37 مارے گئے، 150 گھائل. پورے لیبنان میں اسرائیل نے زبردست طریقے سے ایئر اسٹرائکس کیے ہیں انکلوڈنگ بیروت، اور اس میں 37 لبنانی مارے گئے ہیں، 50 لوگ زخمی ہوئے ہیں. اب لگ بھگ غزہ اور لیبنان کے جو روز مارے گئے لوگوں کا آنکڑا ہے وہ قریب آ رہا ہے. اسرائیلی ہیلی کاپٹرز ایویکویٹ ڈیڈ انجرڈ ٹروپس فرام ساؤتھ لیبنان. یہ دوسری کہانی ہے، 4 اکتوبر کی ہی ہے. پریس ٹی وی ایران نے چھاپی ہے کہ بھلے اسرائیل ادھر بمباری کر کے لیبنانیوں کو مار رہا ہو،
ये वाली उंगली है, देख लीजिए कहीं दूसरा कोई समझे। इजरायली हेलीकॉप्टर्स में भर भर कर इजरायली ट्रूप्स की लाशें और जख्मी फौजी जा रहे हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। साउथ लेबनान कहीं इजराइल की फौज की कब्रगाह ना बन जाए। पूरा आर्टिकल आप पढ़ेंगे तो समझ आएगा कि इजराइल ने एक भारी गलती कर दी है लेबनान की ज़मीन पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने का दावा करके। अब तो पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि आधी हार तो तभी हो जाएगी जब कहोगे ग्राउंड ऑपरेशन ख़त्म। एयर स्ट्राइक्स करके आप ताकत अपनी दिखा सकते हैं। एयर स्ट्राइक्स इसलिए आप कर सकते हैं क्योंकि आपको अमेरिका से मिले F-15, F-15, F-35 ये सब हैं। ग्राउंड पर मुझे जहाँ तक पता चला है कि इजराइल के जो वो फौजी जो मारे गए पहले दिन 8, उनकी सबकी 21, 22, 23 साल उम्र थी। वो एकदम से घबरा गए जैसी पहली बार असली जंग में उनका सामना दुश्मन से हुआ, ऐसे। यस, कुछ वीडियो क्या करेंगे 21, 22, 23 साल के नौजवान, क्या करेंगे? उनकी सही से ट्रेनिंग भी नहीं होती। मैच्योर लोगों को भेजना चाहिए था ताकि कम से कम जंग सही से लड़ी जा सकती। फिलहाल जंग है, कौन क्या स्ट्रेटजी अपनाता है उन्हें पूरा इख्तियार है, वो अपना सकते हैं। अभी आप देखिए कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि लेबनान और गज़ा में, बल्कि वेस्ट बैंक में अब तक की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक की है इजराइल ने। वेस्ट बैंक में हालात ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि तुलकारम में जो एक रिफ्यूजी कैंप है वहाँ कल एयर स्ट्राइक करके आप यकीन मानिए 18 लोग मार दिए गए। अल जजीरा की हेडलाइन है 18 लोग, 18 फ़लस्तीनी वेस्ट बैंक में मारे गए हैं। ये वेस्ट बैंक के एतबार से बहुत बड़ी तादाद है, वो भी इजरायली एयर स्ट्राइक्स में मारा जाना। हालात ख़राब हो सकते हैं। और मैंने जो अल जजीरा की ख़बर की तफसील पढ़ी है उसमें ये लिखा है कि ये लोग जो मिले हैं 18, वो टुकड़ों में मिले हैं। आप तसव्वुर कर सकते हैं, 18 लोग टुकड़ों में मिले हैं, हर तरफ टुकड़े फैले हुए थे। ये अल जजीरा की खबर ने बताया। बड़ा भयानक मंजर था। और अब क्या होगा? क्या वेस्ट बैंक में और ज़्यादा टेंशन बढ़? देखिए, बौखलाया हुआ, मैं फिर कहता हूँ, बौखलाए हुए सांड की तरह इजराइल हो गया इस वक्त। कितने फ्रंट पर लड़ रहा है, गज़ा में, लेबनान में, सीरिया में वो अटैक कर रहा है। रूस ने अपने लोग बुला लिए, वो बाद में बात करेंगे। वेस्ट बैंक में वो भिड़ गया है। जितना नुकसान उसका ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों से उसके एयरपोर्ट्स का हुआ है, और हो सकता है, माइट बी पॉसिबल कि उसके फाइटर जेट्स का भी हुआ हो, क्योंकि वो पूरा हैंगर उड़ाया गया है। तो कभी कहें, दिखाएं कि जितने नंबर में हमारे पास थे उतने हैं, देखो चमचमा रहे हैं। आज की तारीख में दिखाएं? नहीं दिखाएंगे। दुनिया भर का मीडिया वहां नहीं अपना मीडिया नहीं पहुंचने दिया जाएगा। इसलिए बड़ा नुकसान जो हुआ है उससे कोई खिसिया गया है, और वो अब चारों तरफ सब कुछ कर रहा है कि अच्छा इस तरीके से। अल मायदीन की हेडलाइन है, न्यू यूएस ब्रिटिश एग्रेशन टारगेट्स हुदैदा गवर्नरेट। हुदैदा जो सूबा है यमन का और जो अंसरुल्लाह मूवमेंट के कंट्रोल में आता है, वहाँ पर यूएस और ब्रिटिश नेवी, ब्रिटिश एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट्स हैं उन्होंने फिर से बॉम्बिंग की है। अमेरिका और ब्रिटेन ने फिर से हुदैदा को टारगेट किया है। और सैयद अब्दुल मलिक अल हूथी ने कल एक बयान दिया था। ये हमला उस बयान के जज्बात आया है। उन्होंने कहा था कि लाल सागर में हमारे ऑपरेशन जारी रहेंगे। फ़लस्तीन और गज़ा की फलाह बहबूदी और आज़ादी के लिए हमारा मिशन, हमारी जंग, हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। रेजिस्टेंस मूवमेंट का हम साथ देते रहेंगे, इजराइल को बर्बाद करके रहेंगे। उसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने ये हमले किए हैं। सर, दो खबरें रूस के नज़रिए से मैं बता दूं। रूस ने कंफर्म कर दिया है कि उसने यूक्रेन की एक की सिटी जिसका नाम वुहलेदार है उसे कब्ज़ा लिया है। यूक्रेन की एक की सिटी, स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही एक अहम सिटी है ये, इसे कब्जाया है। और ये कहा गया है कि हमारे लगातार एक्शन और बमबारी से यहाँ पर यूक्रेनी फ़ौज को भागना पड़ा और ये शहर हमारे कब्ज़े में आ गया। ये डोनेट्स्क पीपल रिपब्लिक में आता है। आपको पता है डोनेट्स्क को रूस आज़ाद घोषित करता है और यूक्रेन अपना हिस्सा बताता है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया है रूस की कि वोलेदार को हमने कब्जाया है। इस जगह पर ऊंची ऊंची इमारतें हैं जो आसपास के खाली इलाकों पर नज़र रखने के लिए बहुत ही अहम साबित होती हैं। ये उस जगह का
फोटो है जो आपको बताता है कि बोलेदार हो तो चुका है खंडर, लेकिन ज़मीन और इमारतें अब भी रूस के काम आ सकती है। रूस के लिए एक बड़ी जीत है, जबकि यूक्रेन जिसे दुनिया भर के ख़ास तौर से वेस्ट से, अमेरिका से खूब हथियार मिले, भर भर कर पैसा मिला, सब कुछ मिला, उन सब के लिए यूक्रेन के साथ साथ ये बड़ा झटका है। मैंने कल आपको बताया था रूस ने अपने तमाम सिटीजन्स इजराइल से वापस आने के लिए कहा है। 1.5 मिलियन बताया गया कि वहाँ पर लगभग 15 लाख इजराइल में रूसी नागरिक रहते हैं। उन सब से कहा गया वापस लौट जाओ, घर आ जाइए वापस। ऐसा लगता है कि रूस कोई एक्शन ले सकता है, या रूस के ज़रिए कोई और ग्रुप जो आसपास वैसे ही पहले हमले कर रहे हैं इजराइल पर, वो बड़ा एक्शन ले सकते हैं, या हो सकता है ईरान कुछ करे फिर से। इसलिए रूस ने अपने सारे नागरिक जो कभी वापस नहीं निकाले, इजराइल से निकाले हैं। लेबनान से तो निकलकर वापस रूस पहुंच भी चुके हैं। एक और बात यह है कि सीरिया में एक रूसी हथियार डिपो पर हमला किया था इजराइल ने, रूस इससे नाराज़ है। क्या उसके जवाब में कुछ होने वाला है? कल हमने इसको लेकर प्रोग्राम किया था। जब जंग होती है तो किसी भी पॉसिबिलिटी को नकारा नहीं जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया हेडलाइन शो देखने के लिए। सलामत रहिए, खुश रहिए, आज़ाद बोल इंडिया देखते रहिए।